लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी अपने लिए एक वेब सर्वर बना रखा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, कैसे फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं डेटा सेंटर पे। दोस्तों, ये जो अगला डेटा सेंटर है, ऐसा तो नहीं है कि इस डेटा सेंटर पे मैंने बस अपना ही एप्लीकेशन होस्ट करा है। हजारों कंपनियां हो सकते हैं यहाँ पे होस्ट किया हो। बहुत सारे कंपनीज अपने अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर रखा होगा। तो बहुत सारे कंपनीज के सर्वर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक ही डेटा सेंटर पे होस्टेड है। अब मान लो कि 50 फैमिली है और उन्हें रहने के लिए एक बिल्डिंग बनाया गया, बट उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट ही नहीं है। वो सारे के सारे फैमिली को बोला गया तू एक ही हॉल में रहो। क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह जब सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने पर्सनल सर्वर्स को एक किसी बिल्डिंग में होस्ट करते हैं या डेटा सेंटर पे होस्ट करते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा सारे कंपनियां एक ही साथ सर्वर्स पे अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर दे। कोई नहीं चाहेगा फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। वो क्या चाहेंगे कि उन्हें एक सेपरेट नेटवर्क मिले। जैसे कि सारे के सारे फैमिली चाहेंगे उन्हें एक सेपरेट फ्लैट मिले रहने के लिए, वैसे ही कंपनियां चाहेगी कि उनके सर्वर के लिए एक सेपरेट नेटवर्क हो, क्योंकि दो नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन स्टेबलाइज नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस यू वांट। ठीक है। तो उस सिचुएशन में AWS ने इसका सॉल्यूशन निकाला। उसने क्रिएट करा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। एक कंसेप्ट है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपके सारे सर्वर्स को वर्चुअली वो नेटवर्क वाइज डिवाइड कर देते हैं। लेट सपोज जो पहले वाला आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क के अंदर हो सकता है डी क्लाउड वर्ल्ड के सारे सर्वर्स हो। सेकेंड नेटवर्क पे हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हो। थर्ड नेटवर्क पे हो सकता है किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन के हो। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ये जो भी बॉक्सेज है ये एक तरह का नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में उस कंपनी का उनका अपना सर्वर है। और AWS ने अपने सिक्योरिटी को इस तरीके से बना रखा है, कोई भी मशीन, कोई भी सर्वर दूसरे नेटवर्क के सर्वर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको एक सिक्योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपको AWS असाइन कर देता है। तो इस तरीके से वो आपको एक आपका पर्सनल नेटवर्क भी असाइन करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटर कनेक्टिविटी और इंट्रानेट कनेक्टिविटी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस यू वांट। बट आप चाहते हो कि कम्युनिकेट करे, तो उसे क्या कहेंगे? जब एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स एक नेटवर्क के सर्वर दूसरे नेटवर्क के सर्वर से कम्युनिकेशन स्टेबलिश करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी। मीन्स दो नेटवर्क के बीच का कनेक्टिविटी। वही अगर आप सिंगल नेटवर्क के अंदर आपके मल्टीपल सर्वर्स है, लेट सपोज आपके 1000 सर्वर रन कर रहे हैं किसी एक सिंगल नेटवर्क के अंदर, और तो उस हजारों सर्वर के बीच भी एक नेटवर्क कनेक्टिविटी होगा, उसे हम लोग कहेंगे इंट्रा नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है। अब जो अब बस मैं आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज में आप ये बात ध्यान में रखो कि सिंगल नेटवर्क मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास 5 नेटवर्क है, मतलब आपका 5 ऑर्गेनाइजेशन वहां पे 5 ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सर्वर्स को होस्ट कर रखा है। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलिए इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है, इंट्रा नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है, तब ये सारे के सारे सर्वर्स आखिर आपस में कम्युनिकेट करते कैसे हैं? वो होता है दोस्तों आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी एड्रेस एक तरह का एक तरह का नाम हो गया, एक आइडेंटिफिकेशन नेम हो गया किसी भी मशीन के लिए। अगर किसी भी मशीन को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसी आईपी एड्रेस का यूज करके सारे मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। जो आईपी एड्रेस होता है दोस्तों, 2 टाइप का आईपी एड्रेस होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बात बता दूं, एक नेटवर्क को आप लोग बस ऐसे याद रखना कि एक नेटवर्क को एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है। लेट सपोज AWS के डेटा सेंटर में 5 ऑर्गेनाइजेशन है, तो पांचों के पांचों नेटवर्क को मीन्स पांचों के पांचों मीन्स उन्हें 5 अलग अलग आईपी एड्रेस मिलेंगे। हालांकि दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट कंसेप्ट, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतना बस आप लोग ध्यान में रखो कि एक नेटवर्क पे जो राउटर होता है, वो राउटर को के पास बस एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो ऑर्गेनाइजेशन, एक है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और अनदर वन इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। दोनों का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो 11.11.11.11 और 22.22.22. और 22 है। और ये जो पब्लिक आईपी है ना, ये दोनों के दोनों नेटवर्क के राउटर्स को मिला हुआ है। अब लेट्स सपोज पहले वाले नेटवर्क में बहुत सारे मशीन्स हैं और दूसरे वाले नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे मशीन्स हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको, एक नेटवर्क के अंदर जितने भी मशीन है वो आपस में एज एन इंट्रा नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टेबलाइज करते हैं। मीन्स इसके अंदर जो भी मशीन दिख रहे हैं ना आपको ग्रीन कलर में, ये सारे मशीन्स के बीच एक इंट्रा नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टेबलाइज किया हुआ है। जबकि दूसरे वाले भी नेटवर्क के अंदर ये जो भी मशीन है उसमें भी इंट्रा नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टेब्लिश किया हुआ है। अगर इस दोनों के दोनों नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना हो तो उसे हम लोग कहते हैं इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ 10.0.0.1 10.0.0.2, तो ये जो है ना इसे कहते हैं हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस। दोस्तों प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है कि एक नेटवर्क के अंदर अगर मल्टीपल मशीन आपस में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, मीन्स इंट्रा नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हम लोग प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं और इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हम लोग पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। हाउ एवर ये कंप्लीट आईपी एड्रेसिंग का कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। कंप्लीट आईपी एड्रेस सीखना है, वो अगर आपको सीखना हो तो मैं फ्यूचर में उसका कुछ लेक्चर बना दूंगा, बट ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं जितना रिक्वायर्ड है वीपीसी के लिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो सेम प्राइवेट आईपीज कैन बी यूज्ड अंडर मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेसेस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पहला पब्लिक आईपी है, ये दूसरा पब्लिक आईपी है और दोनों के अंदर मैंने सेम ही प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज किए हैं। गाइस दिस इज पॉसिबल। आप लोग दो अलग अलग नेटवर्क में सेम प्राइवेट आईपी रख सकते हो, बट सेम पब्लिक आईपी एड्रेस कभी नहीं होगा। पब्लिक आईपी एड्रेस ऑलवेज यूनिक होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे वीपीसी पे। तो ये हमारा वीपीसी हो गया दोस्तों। हम जब अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जब वीपीसी क्रिएट करते हैं तो हमें वीपीसी को एक साइडर रेंज देना होता है, प्राइवेट साइडर। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस देना होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे दे रखा है 10.0.0.0/16। ठीक है, तो ये हमारा वीपीसी का साइडर रेंज हो गया। अब इसके अंदर इस वीपीसी को भी, इस नेटवर्क को भी हम मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंगल नेटवर्क को हम लोग मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सबनेट्स, मींस सब नेटवर्क, नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क। ठीक है, और ये जो सबनेट्स का जो साइडर रेंज होता है ना दोस्तों, ये साइडर हमेशा ही इट शुड बी इनसाइड वीपीसी साइडर। अगर वीपीसी साइडर का रेंज आपको 10.0.0.0/16 है तो इसी साइडर के अंदर का वैल्यू होना चाहिए आपका जो सबनेट का साइडर है उसका वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये सारी के सारे कंसेप्ट्स को आप ध्यान में रखना। अब आते हैं साइडर पे। तो चलिए दोस्तों, साइडर क्या होता है, बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं। आप लोग देखोगे /24, 28, /15, /16 कुछ भी हो जाता है। तो इतना तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। जो IPv4 एड्रेसिंग होता है उसमें टोटल 32 बिट होते हैं और 32 बिट पे जो जो 32 बिट होता है ना उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नेटवर्क आईडी, दूसरा होता है होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी ऑलवेज चेंज हो सकता है। मींस अगर आप /16 करते हो, /16 मतलब आप लेफ्ट साइड से 16 डिजिट जाओ, और जहां पे जैसे यहाँ पे स्लैश, अगर मैं ये तो /24 है तो चलो मैं इसी पे एग्जांपल बता देता हूँ आपको। /24 मतलब लेफ्ट साइड से 24 बिट आप आगे जाओ। तो जैसे जाओगे आप इस पॉइंट पे आओगे, तो ये पॉइंट को आपको इस पॉइंट से जो लेफ्ट साइड जो भी डिजिट्स है वो सारे के सारे नेटवर्क आईडी होंगे और उसके राइट साइड जो भी डिजिट्स हैं वो होस्ट आईडी होते हैं। और दोस्तों होस्ट आईडी हमेशा ही चेंज हो सकता है। मीन्स यहाँ पे 0 है तो मैक्सिमम आप 255 तक जा सकते हो। आई होप कि आपको ये बाइनरीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो वही जब मैंने /24 करा, मीन्स जो होस्ट आईडी है वो बाकी का 8 डिजिट ही बचा है। मीन्स 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 एंड 2 to the power 7। टोटल कितना होता है 255। अगर 255 मीन्स आपका जो आईपी एड्रेस का जो रेंज है, ये जो मिनिमम आईपी एड्रेस क्या हो गया 3.1.3.0, क्योंकि
1.3 ये तो फिक्स है, ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। मॉडिफाई क्या कर सकते हो आप, होस्ट आईडी। और यहाँ पे क्या आईपी है, ये 0 है। मीन्स 3.1.3.0 से लेकर के आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इसी सारे होस्ट आईडी को सारे के सारे जीरो का 1 में कन्वर्ट कर दो और ये टोटल आता है 255। तो टोटल इतने सारे होस्ट हो गए हैं आपके यहाँ पे। मीन्स इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं जहाँ पे 256 होस्ट हो सकते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं जो रिजर्व होते हैं, तो वो सारे रिजर्व आईपी एड्रेसेस के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। ठीक है। ठीक उसी तरह नीचे जो /22, ठीक उसी तरह जो नीचे आपको /22 दिख रहा है, यहाँ पे वही है, पहले का 22 बिट्स उसे रिजर्व करके रखा गया है, ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। बट इसके आगे का जो 10 बिट है, ये 11 फिर 000, ये सारे के सारे डिजिट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो वही आप लोग देख सकते हो 3.1.0.0 से लेकर के 3.1.3.255 तक ये आपका फाइनल कंप्लीट रेंज होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह /28 के लिए भी होता है। तो आई होप कि आप लोग को साइडर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं 3 टियर एप्लीकेशन पे। ये एक कंप्लीट 3 टियर एप्लीकेशन का एक आर्किटेक्चर है। एक जो वीपीसी जब आप क्रिएट करने जाओगे ना दोस्तों, तो उसका मिनिमम जो रेंज होता है, आपको मिनिमम /28 साइडर लेना है, जिसमें मिनिमम 16 आईपी एड्रेस होते ही होते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम आईपी एड्रेस चाहिए विद इन द सेम वीपीसी, तो वहां पे आपको /16 लेना है। तो मैंने यहाँ पे /16 लिया, आप लोग देख सकते हो साइडर रेंज। और जो बाकी के सारे साइडर है, वो सारे के सारे साइडर आप देख सकते हो विद इन दिस वीपीसी साइडर आ रहे हैं। और ये तीनों क्या है, ये तीनों है सबनेट्स, मीन्स नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क। वीपीसी एक नेटवर्क है, उसके उस वीपीसी को मैंने 3 अलग अलग नेटवर्क में बांट रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसका क्या नीड है, क्यों मैंने एक ही वीपीसी को मल्टीपल नेटवर्क्स में बांट रखा है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही वेब एप्लीकेशन का कंसेप्ट बता रखा है। जो वेब सर्वर होता है ये पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, और एप्लीकेशन सर्वर पे हमारा कोड होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, लाइक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। और उसके नीचे डेटा होता है डेटाबेस टियर पे, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वेब सर्वर को पब्लिकली एक्सेसिबल कर देते हैं, और एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस टियर को हम लोग पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखते हैं, वो प्राइवेटली एक्सेसिबल होता है। तो आगे चल के हम लोग ये देखने वाले हैं कैसे हम लोग एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं, कैसे हम लोग वीपीसी पे मल्टीपल टाइप्स के आर्किटेक्चर को डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। गाइज अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार मेरे प्रैक्टिकल्स को देखिए, उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मैं आप ऑटोमेटिकली इसे समझ जाओगे। तो दोस्तों ये हमारा AWS का होम पेज है। हम लोग वीपीसी के अंदर जाएंगे। आप लोग को इनिशियली ऐसा स्क्रीन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक वीपीसी है, 6 सबनेट्स है ऑलरेडी, एक राउट टेबल है, एक इंटरनेट गेटवे है। तो आपने क्या करना है, ये एक्चुअली एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो सारे के सारे रीजन्स में एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी जरूर मिलेगा आपको। यहाँ पे आप लोग रीजन देख सकते हो, इतने सारे रीजन्स अवेलेबल हैं AWS के, वो सारे के सारे रीजन्स में एक एक आपको डिफ़ॉल्ट वीपीसी जरूर मिलता है। दोस्तों डिफ़ॉल्ट वीपीसी क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक स्टैंडर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके देता है, जहाँ पे एक वीपीसी है, मल्टीपल सबनेट्स हैं, राउट टेबल्स हैं। आई होप कि आप लोग को राउट टेबल्स का नॉलेज होगा। राउट टेबल दोस्तों क्या होता है, इसके राउट टेबल डिसाइड करता है कि कौन से सबनेट से कौन सा ट्रैफिक कहाँ जाएगा। सारे के सारे ट्रैफिक का जो राउट है ना, वो राउट टेबल डिसाइड करता है। मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि राउट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। एक इंटरनेट गेटवे है दोस्तों। इंटरनेट गेटवे क्या होता है, जब भी आप अपना वीपीसी क्रिएट करोगे ना, और अगर आप चाहते हो कि आपके वीपीसी के अंदर के कंपोनेंट को कोई भी बंदा पब्लिक इंटरनेट से एक्सेस कर पाए, तो ये इंटरनेट गेटवे हमें अपने वीपीसी से अटैच करना होता है। ये एक तरह का दरवाजा है आपके वीपीसी के अंदर इंटर करने का। ठीक है। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग और देखेंगे, जैसे कि नैकल्स हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, तो वो सब छोड़ते हैं, पहले हम लोग वीपीसी पे चलते हैं। तो दोस्तों 2 टाइप का वीपीसी होता है, एक हो गया आपको डिफ़ॉल्ट वीपीसी, दूसरा होता है कस्टम वीपीसी। डिफ़ॉल्ट वीपीसी जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, ये बाई डिफ़ॉल्ट दिया हुआ होता है, और ये बाई डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड नेटवर्किंग यहाँ पे सारे किए हुए होते हैं। बट रियलिटी में ये प्रेफर नहीं करते हैं सारी की सारी कंपनियाँ, सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए कस्टम वीपीसी क्रिएट करती है। तो चलिए हम लोग भी पहले कस्टम वीपीसी क्रिएट करेंगे।
यहाँ पे आपको क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हो रिसोर्सेज टू क्रिएट। तो यहाँ पे अभी क्या है, ये एक्चुअली उन्होंने कंसोल चेंज कर दिया है। पहले अभी कंसोल बहुत कुछ मॉडिफाई किया, एक्चुअली ये पहले नहीं था, ये मैं भी अभी देख रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया है ये। ओके, तो यहाँ पे अब पहले क्या था, हम पहले क्या करते थे, बस वीपीसी क्रिएट कर सकते थे। यहाँ जैसे वीपीसी किया, यहाँ से टेस्ट किया, फिर यहाँ पे साइडर रेंज दिया 10.0.0.0/16, और मुझे IPv6 अभी नहीं चाहिए। ये सब कुछ ऐसे करके मैं यहाँ से क्रिएट कर देता था, तो हमारा वीपीसी क्रिएट हो जाता था। और उसके बाद हमें सबनेट्स भी मैनुअली क्रिएट करना पड़ता था अलग से, फिर राउट टेबल अलग से क्रिएट करना होता था, सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह सब कुछ अलग से क्रिएट करना होता था। बट यहाँ पे उसने ये न्यूली कुछ अपग्रेड करा है AWS ने। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ सब कुछ आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए, हम लोग को वीपीसी क्रिएट करना है, सबनेट्स क्रिएट करना है, और देखते हैं जो भी चीज़ क्रिएट करना हो। नेम टैग ऑटो जनरेशन, ठीक है। ओके, तो इसे मैं करता हूँ, चलो डेमो डेमो देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिकली आपकी वीपीसी का नाम डेमो वीपीसी हो गया। सारे के सारे सबनेट्स पे डेमो सबनेट पब्लिक वन, ये सारे के सारे सबनेट्स ऑटोमेटिकली आपका नाम आ गया। आप लोग चाहो तो यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं द क्लाउड वर्ल्ड डाल देता हूँ। आप लोग देख सकते हो सारे जगह द क्लाउड वर्ल्ड हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली 4 सबनेट क्रिएट कर देगा, 4 राउट टेबल क्रिएट कर देगा। इंटरनेट गेटवे जो मैंने आप लोग को बताया ये वो क्रिएट कर देगा। ये वीपीसी एंड पॉइंट है, ये अभी आप लोग को नहीं सोचना है। तो ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल इसे आप इग्नोर करो, बस इसे देखो। एक इंटरनेट गेटवे होगा, उस इंटरनेट गेटवे के लिए 2 राउट टेबल होगा, और उस दोनों राउट टेबल के लिए 2 सबनेट होगा। तो पहले वाले राउट टेबल पे पहला सबनेट आपको अटैच होगा, सेकेंड वाले राउट टेबल पे ये वाला सबनेट अटैच होगा। और ये दोनों के दोनों सबनेट है अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में। आई होप कि दोस्तों आपको याद होगा अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। अवेलेबिलिटी जोन का यूज आपको हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक अवेलेबिलिटी जोन रखना है तो उसका भी आप यहाँ पे है, वो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक अवेलेबिलिटी जोन, 2 करना है, आप 3 भी क्रिएट कर सकते हो। वो सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा बनाया है, मैंने भी अभी पहली बार देखा, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। ओके, अब यहाँ पे कस्टमाइज एजीज, आप फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन मैं यूएस ईस्ट 1 सेलेक्ट करा है मैंने, सेकंड अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट 1 भी करा है। मैं चाहूँ तो इसे कोई भी ले सकता हूँ, बिकॉज यूएस ईस्ट 1 रीजन में टोटल 6 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। तो मैं कोई भी अवेलेबिलिटी जोन यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं इसे पहले वाले को 1 बी ही रखता हूँ, और सेकंड वाले को, सॉरी, पहले वाले को 1 ए ही रखता हूँ, सेकंड वाले को 1 बी रखता हूँ। नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स, पब्लिक सबनेट्स क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। जहाँ पे आपके फ्रंट एंड सर्वर्स होस्टेड होते हैं, मीन्स जिस सबनेट के अंदर के रिसोर्सेज को पब्लिकली कोई भी बंदा इंटरनेट से एक्सेस कर पाए उसे कहते हैं पब्लिक सबनेट्स, ठीक है। और नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सबनेट्स भी आपको दोस्तों याद होगा, जहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन कोड रखा था, बिकॉज इट शुड बी कम्प्लीटली सिक्योर। जहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस को होस्ट कर रखा था, जहाँ पे मेरे सारे के सारे डेटा हैं। तो चलिए, दो दो प्राइवेट सबनेट्स मैंने कर दिया, 2 पब्लिक सबनेट्स मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए, इसे हम लोग 4 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग 4 भी कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो साइडर रेंज को कस्टमाइज, ये देखो ये बाय डिफॉल्ट आपको रेफर कर रहा है कि आप ये सब साइडर रेंज ले लो, बट आप चाहो तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो चलिए मैं कस्टमाइज कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसे मैं 1 कर दूंगा, आ, चलो ये मैं 2 कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्लाइड्स में दिखाया था, इसलिए मैं ये मॉडिफाई कर रहा हूँ। और इसे मैं 4 कर देता हूँ, सॉरी, ये सारे के सारे 24 हो जाएंगे फिर। ओके, अब आप नीचे आना है, आपको देखना है नेट गेटवे। तो दोस्तों इससे फिलहाल आप इग्नोर करो, ये मैं आप लोगों को नेट गेटवे और वीपीसी एंड पॉइंट का कंसेप्ट मैं आप लोगों को आने वाले समय में बताने वाला हूँ। आपको फिलहाल दोनों को इनेबल करना है, इनेबल डीएनएस होस्टनेम, इनेबल डीएनएस रेजोल्यूशन। ये क्यों है मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा, बिकॉज अगर आप डीएनएस होस्टनेम इनेबल नहीं करते हो ना, तो जो आप EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करोगे तो उससे डीएनएस नेम नहीं मिलता है। इसलिए आप इसे हमेशा इनेबल करना है, और यहाँ से हम लोग इसे क्रिएट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, ये जो साइडर है ये 20 है, तो मैं इसे कर दूंगा 16। सबनेट साइडर ब्लॉक, सॉरी, ये पहली बार, ओके, पब्लिक साइडर है ना, सॉरी, ये होगा आपको
मैंने क्या दिया है 1 2 3 4, तो ये मैं कर देता हूँ 5 और इसे कर देता हूँ 24 और ये मैं कर देता हूँ 6 और इसे कर देता हूँ 24। ओके, इसके अलावे 10.16। ओके, ऑल गुड। तो हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो ये आप लोग देख सकते हो हमारा कंप्लीट वीपीसी यहाँ से क्रिएट हो रहा है। इट्स डोंट टेक मच टाइम। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमारा यहाँ क्या क्या क्रिएट हो गया है। हाँ, तो यहाँ हमारा वीपीसी क्रिएट हो गया है। दोनों के दोनों होस्ट नेम और रिजोल्यूशन, दोनों लाइक डीएनएस होस्ट नेम और डीएनएस रिजोल्यूशन दोनों के दोनों इनेबल हो गए हैं। वीपीसी क्रिएट हो चुका है। ये सारे के सारे डिटेल आपको देख सकते हो। S3 एंड पॉइंट क्रिएट हो गया, सारे के सबनेट्स क्रिएट हो गए, इंटरनेट गेटवे अटैच हो गए, राउट टेबल क्रिएट हो गया, राउट टेबल पे एसोसिएट हो चुका है हमारा सबनेट और राउट टेबल। ओके, इसके बाद S3 एंड पॉइंट क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए एंड पॉइंट को आप इग्नोर करोगे। अब आइए हम लोग अपना वीपीसी देखते हैं। ये हमारा वीपीसी है। आप लोग यहाँ पे आकर देख सकते हो, ये हमारा न्यू वीपीसी है, द क्लाउड वर्ल्ड वीपीसी। साइड रेंज आप लोग देख सकते हो। आप लोग को मैं दिखा दूँ सबनेट्स। ये रहा हमारा सारा का सारा सबनेट जो भी हमने अभी क्रिएट करा था, वो सारे सबनेट्स आप देख सकते हो। और ये सारे सबनेट्स हमारे राउट टेबल पे भी एडेड हो चुके हैं। ये इतने सारे राउट टेबल भी क्रिएट हो गए और सारे के सारे राउट टेबल पे रिक्वायर्ड सबनेट्स अटैच है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है। आपको याद होगा कि मैंने 2 पब्लिक सबनेट बनाया था और 4 प्राइवेट सबनेट बनाया था। तो अब मैं आप लोगों को एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके दिखाऊंगा अपने VPC में। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाते हैं EC2 इंस्टेंस पे। यहाँ पे EC2 पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। मैं यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ। चलिए इस फिर से मैं यहाँ भी न्यू कंसोल ही यूज़ करता हूँ। नेम दे दूंगा फिर से वेब सर्वर। वेब सर्वर यहाँ पे अमेजन लाइनेक्स मशीन में यूज़ करने वाला हूँ। नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 हो गया। आपको न्यू सिक्योरिटी ग्रुप नहीं, ये मैं चेंज करने वाला हूँ फायरवॉल। ठीक है, की पेयर नेम मैं खुद से ये चलो डो अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इंस्टेंस टाइप है ये फ्री टियर एलिजिबल है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ T2.micro। और यहाँ पे अलाउ SSH फ्रॉम एनीवेयर है, मैं अलाउ HTTPS भी अलाउ कर दूंगा और HTTP भी अलाउ कर दूंगा फ्रॉम इंटरनेट। ओके, ये हमारा हो गया VPC। खैर नेटवर्क सेटिंग्स को मैं काम करता हूँ, एडिट करता हूँ। दोस्तों आप लोग एडिट भी कर सकते हो। कैसे करते हो आप लोग देख सकते हो। VPC क्या है, मेरे पास 2 VPC है। मैं चाहता हूँ द क्लाउड वर्ल्ड हाइफन VPC के अंदर क्रिएट हो, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। इसे मैं चाहता हूँ कि जो पब्लिक सबनेट है वहाँ क्रिएट होता है। आपको देख सकते हो द क्लाउड वर्ल्ड सबनेट पब्लिक 1, द क्लाउड वर्ल्ड सबनेट पब्लिक 2। तो मैं पब्लिक वाले सबनेट में क्रिएट कर रहा हूँ। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस मैं इनेबल करूंगा, तभी मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगी। मेरे पास ऑलरेडी कुछ सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग है, मैं उसे ही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब इसे मैं इसका रूल्स को देख लेता हूँ। ओके, ये रूल थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, कुछ भी टच नहीं करोगे आप। और ये सारे के सारे चीज़ें IAM इंस्टेंस प्रोफाइल, होस्ट नेम, शटडाउन बिहेवियर, ये सब आप इसी तरह रखना। ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो चलिए थोड़ा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों हमारा जो वेब सर्वर है वो लॉन्च हो चुका है। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इनिशियली ये इंस्टेंस ब्लैंक होता है। ये बस एक नॉर्मल सा सर्वर होता है, हमें पहले इसे वेब सर्वर में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट इससे कनेक्ट करते हैं। पहले आप लोगों को अपना सिक्योरिटी ग्रुप मॉडिफाई करना होगा। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला है जो कि न्यूली क्रिएटेड है। यहाँ से इनबाउंड रूल्स पे आपको जाना है, एडिट इनबाउंड रूल्स करना है, यहाँ से ऐड करना है ट्रैफिक और इसे आपको ऑल ट्रैफिक यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे 0.0.0.0/0 का मतलब होता है इंटरनेट से एक्सेस करना। ठीक है, इसे आप सेव करते हो और अब EC2 इंस्टेंस पे जा करके उसे आप उस इंस्टेंस को आप लॉन्च करोगे।
तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हमारा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो चुका है। आप लोग सबसे पहले ये कमांड रन कर लेना है आपको। आप लोग देख सकते हो यहाँ से आपको sudo yum update -y। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको याद होगा वेब सर्वर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते थे। हमें इंस्टॉल क्या करना होता है, httpd। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले sudo yum install httpd -y सॉरी y। ओके, तो हमारा httpd स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं हमारा जो वेब सर्वर वो एक्सेसिबल है या नहीं। आप लोग देख सकते हो हमारा वेब सर्वर अभी एक्सेसिबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्विस को देख लेते हैं। वो भी आपको याद होगा मैंने क्या करा था, सबसे पहले सर्विस को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोग सर्विस का स्टेटस चेक कर लेते हैं। systemctl स्टेटस httpd। आप देख सकते हो ये जो है ये एक्टिव नहीं, ये क्या है, इनएक्टिव डेड है। तो हमें सबसे पहले इसे स्टार्ट करना होता है। तो इस स्टेटस को आप लोग यहाँ पे स्टार्ट के लिए आपको क्या करना है, री स्टार्ट लिखना है। आप स्टार्ट भी लिख सकते हो बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑलवेज री स्टार्ट ही लिखो। अब यहाँ पे आके फिर से इसे रिफ्रेश करो। आप लोग देख सकते हो हमारा वेब सर्वर क्या हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। मीन्स अभी जो हमारा EC2 इंस्टेंस है, जो वेब सर्वर है, वो हमने जो न्यूली VPC क्रिएट करा था, मीन्स हमारा जो न्यू नेटवर्क था उसके अंदर लॉन्च हुआ है। आप लोगों को चलो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। इंस्टेंस पे आप लोग जाओगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेटवर्किंग में जाओ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इसका जो साइडर रेंज है ये क्या है, ये कौन से सबनेट के अंदर है, द क्लाउड वर्ल्ड सबनेट पब्लिक 1 US ईस्ट 1 के अंदर ये लॉन्च हुआ है। द क्लाउड वर्ल्ड -VPC के अंदर ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च हुआ है। ये इसका DNS नेम है। गाइज मैंने आपको बताया था ना कि DNS होस्ट नेम इनेबल करना है। अगर आप इनेबल नहीं करते तो ये होस्ट नेम आपको नहीं मिलता, इसलिए उसे इनेबल करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप आपने यूज किया। दोस्तों सिक्योरिटी ग्रुप इज जस्ट लाइक अ फायरवॉल। ठीक है, तो जब भी मैं सिक्योरिटी ग्रुप बोलूँ तो आप लोग ध्यान में रखना कि ये एक तरह से फायरवॉल का मैं बात कर रहा हूँ, बट सिक्योरिटी ग्रुप वर्क्स ऑन इंस्टेंस लेवल। आप लोग ध्यान रखना हमेशा इस बात का कि सिक्योरिटी ग्रुप ऑलवेज वर्क्स ऑन इंस्टेंस लेवल, not on any networking component level, like not on a subnet, not on a VPC, it works on a instance level। ठीक है, हालांकि आगे चल के हम लोग एक NACL नैकल के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबनेट लेवल पे जो वो फायरवॉल जो होता है वो सबनेट लेवल पे काम करता है, वो आगे चल के देखने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए आप लोग जान लो जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो इंस्टेंस लेवल पे होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये मॉनिटरिंग सेक्शन पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो सर्वर है, ये आप सर्वर की चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो, जैसे कितना CPU यूटिलाइज हो रहा है, सर्वर का क्या स्टेटस वगैरह है, कितना नेटवर्क इन नेटवर्क आउट क्या है, पैकेट्स का काउंट क्या है। ये सारे चीज़ों को आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। एक चीज़ आप लोग ध्यान दोगे दोस्तों, यहाँ पे कहीं भी फिजिकल मेमोरी नहीं है, रैम, कहीं भी रैम का ऑप्शन नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखना, याद रखना ये बात कि रैम आप यहाँ से मॉनिटर नहीं कर सकते हो। रैम के लिए कुछ प्रोसेसेस है जो मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा, वैसे आप लोग रैम को मॉनिटर कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों सबनेट क्या होता है। आप लोग देख सकते हो मैंने एक VPC जो राइट साइड में आप लोग देख सकते हो। लेट्स सपोज अभी हम लोग मुंबई रीजन में है। मुंबई रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन है, टोटल 3 अवेलेबिलिटी जोन है। जस्ट एज्यूम कि एक अवेलेबिलिटी जोन मुंबई में है, सेकंड दिल्ली में और थर्ड बैंगलोर में है। तो जब भी आप VPC क्रिएट करते हो ना, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वो जो नेटवर्क है वो अक्रॉस ऑल 3 अवेलेबिलिटी जोन्स क्रिएट होता है। आप लोग देख सकते हो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये वर्चुअली है बट ये इट कवर्स ऑल द अवेलेबिलिटी जोन। बट जब आप सबनेट्स क्रिएट करते हो ना दोस्तों, तो सबनेट बस विद इन अवेलेबिलिटी जोन ही क्रिएट होता है। सबनेट कभी भी अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स क्रिएट नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको मल्टीपल रिसोर्सेज लॉन्च करने हो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में, देन यू विल हैव टू क्रिएट अ मल्टीपल सबनेट्स। ओके, तो राइट साइड में आप लोग देख सकते हो मैंने पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, तीनों के तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे लगा रखा है।
और जो लेफ्ट साइड में मैंने जो भी ये डायग्राम बनाया है, ये एक्चुअली यूजुअली जो भी आर्किटेक्चर आप क्रिएट करते हो वो इसी तरह से क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब सबनेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सबनेट जो होता है ना वो दोस्तों एजी रिजिलियंस होता है। एजी रिजिलियंस का मतलब क्या होता है कि जब तक अगर एजी आपका डाउन हो जाता है, कंप्लीट अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो जाता है, कुछ आउटेज हो जाता है, तो आपका सबनेट काम करना बंद कर देगा, अदरवाइज वो आपका सबनेट काम करेगा। ठीक है, अब एक ये जो सेकेंड लाइन मैंने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप लोग इसको ध्यान में रखना। एक राउट टेबल पे ना आप मल्टीपल सबनेट्स को अटैच कर सकते हो, मल्टीपल सबनेट्स को एक राउट टेबल पे अटैच कर सकते हो, बट एक सबनेट पे मल्टीपल राउट टेबल्स को आप अटैच नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और जब भी आप जब साइडर रेंज जब आप किसी भी सबनेट का डिसाइड करते हो तो उसमें टोटल पांच ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं ना जो कि रिजर्व होते हैं। सबसे पहला आईपी एड्रेस जो होता है वो उसे नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, ये रिजर्व होता है। सेकेंड आईपी एड्रेस भी रिजर्व होता है, वो वीपीसी के राउटर को मिलता है। आप लोग सोच रहे होंगे वीपीसी राउटर क्या होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर दूंगा। जो थर्ड आपका जो थर्ड आईपी एड्रेस है वो क्या करता है, वो भी रिजर्व करके रखता है एडब्ल्यूएस टू मैपिंग टू द अमेजन प्रोवाइडेड डीएनएस। जो अमेजन जो भी डीएनएस वगैरह प्रोवाइड करती है उससे वो मैप करके रखता है। ठीक है, और जो फोर्थ जो आईपी एड्रेस होता है वो रिजर्व करके रखती है कि फ्यूचर में अगर कोई यूज आया तो इस आईपी एड्रेस को यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। और सबसे जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है उसे हम लोग नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना, टोटल 5 आईपी एड्रेस जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीपीसी राउटर। दोस्तों ये वीपीसी राउटर क्या होता है, जब भी आप अपने किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करते हैं ना तो उस नेटवर्क को आउट ऑफ द वर्ल्ड या फिर इंटरनेट मतलब आपस में लाइक टू स्टेबलाइज द कम्युनिकेशन विद दैट नेटवर्क एक राउटर का होना बहुत ही जरूरी है, चाहे आपका फिजिकल नेटवर्क हो या वर्चुअल नेटवर्क हो। तो ये वही है, जब भी आप एक वीपीसी क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली एक राउटर भी साथ में असाइन होता है आपके वीपीसी पे, बट ये हमें विजिबल नहीं होता है, इट इज टेकन केयर बाय एडब्ल्यूएस इसका ध्यान रखती है। और ये रिजिलियंस होता है ऑन योर वीपीसी लाइक अक्रॉस ऑल द अवेलेबिलिटी जोन। इवन आपका कोई एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो गया तो उससे राउटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जब तक आपका रीजन डाउन ना हो जाए आपका राउटर उसी के उसी तरह रहने वाला है। अब आपका जो राउटर है ना वो क्या करता है, सारे सबनेट्स के साथ आपके वीपीसी में जितने भी सबनेट है सारे के सारे सबनेट के साथ कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करके रखता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है, मीन सारे सबनेट में एक एक इंटरफेस होता है जो कि राउटर प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। अब जैसे आपको याद होगा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था जो सेकंड वाला जो आईपी एड्रेस होता है जैसे कि नेटवर्क एड्रेस +1, जो सेकंड वाला आईपी एड्रेस होता है ये असाइन होता है आपको वीपीसी राउटर को। ठीक है ना दोस्तों, अब जैसे हर लेट सपोज ये पहला प्राइवेट सबनेट है, ये सेकंड प्राइवेट सबनेट और ये थर्ड प्राइवेट सबनेट है, तीनों सबनेट से अपना एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है विद दिस राउटर। तो तीनों के तीनों सबनेट अपना जो सेकंड आईपी एड्रेस है वो यूज करते हैं टू स्टेबलाइज द कम्युनिकेशन। ओके, अब अब आपका क्या है कि जितने भी आप सबनेट्स क्रिएट करते हैं ना दोस्तों वो सारे के सारे सबनेट्स ना आपके राउट टेबल पे एसोसिएटेड होते हैं। वो सारे के सारे सबनेट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है और विद इन द वीपीसी लाइक विद इन वीपीसी जो भी कम्युनिकेशन है वो सारे के सारे कम्युनिकेशन का लाइक जो भी राउट होता है वो सारे के सारे राउट्स अटैच्ड है टू द राउट टेबल्स। तो ये बातों को आप लोग ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं राउट टेबल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखना। जब भी आप न्यू राउट टेबल क्रिएट करते हो ना दोस्तों तो ये जो पहला वाला राउट आपको दिख रहा है 10.0.0.0/16 और जो टारगेट है लोकल, सो दिस इज द साइडर रेंज ऑफ वीपीसी। तो जब भी आप राउट टेबल क्रिएट करते हो ना ये वाला राउट टेबल बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जहां पे आपका जो साइडर रेंज है विद इन अ वीपीसी वो टारगेट जो है लोकल है। लाइक इसका ये मतलब होता है कि विद इन वीपीसी सारे सबनेट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो है ना ये जो पहला डेस्टिनेशन है ये डेस्टिनेशन है वीपीसी के साइडर रेंज का। नेक्स्ट, अब लेट सपोज मैं विद इन अ वीपीसी कम्युनिकेशन स्टेबलाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कम्युनिकेशन वो पब्लिक इंटरनेट से भी हो पाए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा 0.0.0.0/0 और उसे मैं टारगेट यहाँ पे दूंगा IGW इंटरनेट गेटवे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लेट सपोज लेट सपोज मेरा जो आर्किटेक्चर है वहां पे 2 सबनेट है, दोनों सबनेट के लिए अलग अलग मैंने राउट टेबल बना रखे हैं।
मैं चाहता हूँ जो पहला वाला सबनेट है ना वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करे, बट सेकंड वाला सबनेट इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं करे। तो जो पहला वाला सबनेट का जो राउट टेबल है वहां पे मैं ये स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा 0.0.0.0/0 और टारगेट क्या होगा इंटरनेट गेटवे। मीन्स मेरा जो फर्स्ट सबनेट है वो इंटरनेट से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहता है, बट सेकंड वाले सबनेट में जो कि सेकंड वाला राउट टेबल है वहां पे मैं ये वाला स्टेटमेंट मेंशन नहीं करूंगा। तो आपका जो ट्रैफिक है वो बस लोकल में ही घूम के रह जाएगा। दोस्तों ट्रैफिक कहाँ राउट करेगा, कैसे कैसे ट्रैवल करेगा, वो सब कुछ आपके राउट टेबल पे डिपेंड करता है। आप जहां भी भेजना चाहो आपके ट्रैफिक को आप भेज सकते हो, बट इट शुड बी मेंशन इन योर राउट टेबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये थर्ड वाला मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज मैंने डेस्टिनेशन में तो ऑलरेडी वीपीसी का साइडर रेंज दे रखा है। तो आप लोग ये याद रखना, हायर साइडर मीन्स मोर स्पेसिफिक आईपी मीन्स हायर प्रायोरिटी। जब आपका जो राउट टेबल चेक किया जाएगा ना, जब जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो पहले आपके राउट टेबल को चेक करेगा कि हाँ भाई मुझे कहाँ फ्लो करना है, तो वो इस राउट को देखेगा। उसमें क्या देखेगा कि ये जो नीचे वाला जो थर्ड वाला जो आईपी एड्रेस मैंने दे रखा है, जो साइडर रेंज दे रखा है, दिस इज मोर स्पेसिफिक देन दिस, जो पहला वाला साइडर है, तो वो एज पर दिस राउट ट्रेवल करेगा, ना कि एज पर दिस राउट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग इंटरनेट गेटवे पे। दोस्तों इंटरनेट गेटवे क्या होता है, जब आप वीपीसी से इंटरनेट के बीच कनेक्टिविटी स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो एक इंटरनेट गेटवे का जरूरत पड़ता है। विदाउट इंटरनेट गेटवे यू कैन नॉट स्टेबलाइज अ कम्युनिकेशन बिटवीन योर वीपीसी एंड योर पब्लिक इंटरनेट। जो इंटरनेट गेटवे होता है ना वो दोस्तों रीजन रिजिलियंट होता है। रीजन रिजिलियंट का मतलब क्या हो गया कि जब तक आपका रीजन डाउन नहीं हो जाता तब तक वो इंटरनेट गेटवे आपका काम करेगा। ठीक है, और एक वीपीसी के साथ बस एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच हो सकता है, और जब तक वो इंटरनेट गेटवे अटैच है तब तक उस इंटरनेट गेटवे के साथ कोई और वीपीसी आप अटैच नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे, वो है नैकल्स और सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप। ये दोनों के दोनों एक तरह का फायरवॉल होता है। बस एक मेजर डिफरेंस आप याद रखना, जो नैकल्स होता है ना वो नेटवर्क लेवल पे आपको फायरवॉल प्रोवाइड करते हैं, और जो सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं वो इंस्टेंस लेवल पे, उन्हें सर्वर लेवल आप कह सकते हो एक तरह से उसे, उस लेवल पे वो फायरवॉल क्या कहते हैं, उस लेवल पे वो फायरवॉल काम करता है। मीन्स अगर आप नेटवर्क के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो तो नैकल का यूज कर सकते हो। अगर आप अपने इंस्टेंस के अंदर जो कम्युनिकेशन आ रहा है आपके सर्वर पे, जो भी ट्रैफिक इन कर रहा है या आउट कर रहा है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप को यूज करना होगा। याद रखना दोस्तों ये बात, और बेस्ट प्रैक्टिस होता है जब आप दोनों को एक साथ यूज करो। ठीक है, अब आते हैं नैकल पे। दोस्तों नैकल जो होता है ना, नैकल हमारा सबनेट लेवल पे होता है। लेट सपोज ये हमारा दो सबनेट है, तो आप लोग देख सकते हो दोनों सबनेट के ऊपर मैंने नैकल लगा रखा है। तो जब भी कोई ट्रैफिक अगर आपके सबनेट से क्रॉस करेगा तो उसे पहले इस नैकल से क्रॉस करना होगा, इस नैकल्स के रूल्स को देखना होगा, उस हिसाब से वो ट्रैफिक आपके सबनेट के अंदर इन कर पाएगा। फिर एक बार सबनेट के अंदर आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबनेट के अंदर EC2 चल रहा है या नहीं चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि आप चाहते हो कोई भी एक बैड आईपी है, आप नहीं चाहते कोई एक पर्टिकुलर आईपी आपके सबनेट के अंदर इन कर पाए, तो आप उसके लिए डिनाई रूल नैकल पे यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आईपी मैं नहीं चाहता ये आईपी आपके सबनेट के अंदर अंदर आ पाए, तो उसके लिए आपको नैकल का यूज करना होता है। बट अगर आप चाहते हो कि लेट्स सपोज ये हमारा जो लेफ्ट साइड में एक सबनेट है इसके अंदर दो EC2 इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि विद इन अ सिंगल सबनेट अगर दो EC2 इंस्टेंस के बीच का जो फ्लो है, जो ट्रैफिक फ्लो है, अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग नैकल ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नैकल सबनेट के ऊपर होता है ना कि सबनेट के अंदर बिटवीन योर रिसोर्सेज। तो अगर इस दोनों EC2 इंस्टेंस के बीच के कम्युनिकेशन को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो बाय यूजिंग नैकल यू कैन नॉट डू इट। बट लेफ्ट वाले सबनेट के EC2 इंस्टेंस और राइट वाले सबनेट के EC2 इंस्टेंस के बीच का कम्युनिकेशन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो यूजिंग नैकल, बिकॉज ट्रैफिक यहाँ क्या होगा EC2 से पहले वाले सबनेट से निकलेगा, नैकल होते हुए फिर दूसरे वाले सबनेट के EC2 पे जाएगा, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो। बट विद इन अ सिंगल सबनेट यू कांट कंट्रोल। ओके, अब आते हैं हम लोग नैकल अप्लाई कैसे करते हैं। तो नैकल क्या होता है ना दोस्तों, स्टेटलेस होता है। याद रखना आप लोग, स्टेटलेस मीन्स ये जब आपके अंदर आता है, आपके सबनेट के अंदर जो ट्रैफिक आता है और जो ट्रैफिक आपके सबनेट के बाहर निकलता है, ये दोनों आपस में इनका एक तरह से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे मीन्स ट्रैफिक, कौन सा ट्रैफिक किस तरह से सबनेट के अंदर आएगा आपको ये भी मेंशन करना होगा, जिसे इनबाउंड रूल कहते हैं, और वो ट्रैफिक
कैसे आपके सबनेट से बाहर जाएगा वो भी आपको मेंशन करना होगा, जिसे हम लोग आउटबाउंड रूल कहते हैं। इसे कहते हैं स्टेटलेस। ठीक है दोस्तों। सेकेंड होता है स्टेटफुल, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट नैकल्स एक स्टेटलेस होता है। ठीक है। अब याद रखना जो रूल नंबर होता है ना, यहाँ पे जो भी हम लोग कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं वो बेस्ड अपॉन रूल नंबर होता है। मीन्स लोअर द रूल नंबर हायर द प्रायोरिटी, ये याद रखना। लेट सपोज 100 रूल नंबर 100 देके मैंने ये दे रखा है कि कोई एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है जो कि डिनाई कर रहा है। मैंने किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को डिनाई कर दिया इस सबनेट के अंदर आने पे, रूल नंबर 100, और रूल नंबर 102 एक और मैंने डाला, जहां पे मैंने सेम आईपी एड्रेस को अलाउ कर दिया है इसी सबनेट के अंदर। बट अगेन जब ट्रैफिक फ्लो होगा तो वो पहले रूल नंबर देखेगा, कौन सा रूल नंबर लोअर है। रूल नंबर 100 इज लोअर, तो वो देखेगा 100 रूल नंबर पे क्या मैंने दिया है। अगर मैंने डिनाई दिया है तो वो ट्रैफिक को डिनाई कर देगा, उससे कोई मतलब नहीं कि रूल नंबर 102 पे उसने वो ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा नैकल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम के लिए कुछ टिप्स देख लेते हैं, इन बातों को आप याद रखना। तो आप लोग को जैसा मैंने पहले बताया ये स्टेटलेस होता है। ठीक है। अब इट ओनली इम्पैक्ट्स ट्रैफिक क्रॉसेस सबनेट्स, मीन्स जब ट्रैफिक सबनेट्स को क्रॉस करता है तभी नैकल इम्पैक्ट करता है और कभी नहीं करता है। ठीक है। आप लोग फिर से देख सकते हो, जो भी मल्टीपल रिसोर्सेज हैं दैट विच इज इनसाइड अ सिंगल सबनेट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके। हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिनाई और एक्सप्लिसिटली अलाउ मेंशन कर सकते हैं। रूल्स में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अलाउ और डिनाई मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग ये मेंशन कर सकते हो। आप अलाउ भी मेंशन कर सकते हो, डिनाई भी मेंशन कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है। ओके। नाउ अब आप देख सकते हो इट वर्क्स विथ ओनली आईपी नेटवर्किंग पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल, डजंट अंडरस्टैंड एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज लाइक EC2। ठीक है। इस आपके नैकल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सबनेट्स में EC2 रन कर रहा है या नहीं। इट ओनली वर्क्स ऑन अ नेटवर्किंग कंपोनेंट। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, नैकल कैन नॉट बी असाइंड टू एनी AWS रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्स AWS रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जैसे RDS हो गया, आपका EC2 इंस्टेंस हो गया, इन सारे चीज़ों पे नैकल्स को यूज नहीं किया जा सकता है। और नैकल का बेस्ट यूज केस तब होता है जब आप उसे सिक्योरिटी ग्रुप के साथ यूज करो। ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या करेगा, चलिए हम लोग आगे पहले सिक्योरिटी ग्रुप को देखते हैं, उसके बाद इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो नैकल सबनेट के ऊपर लगता है, बट जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना वो रिसोर्सेज के ऊपर लगता है। जैसे ये हमारा EC2 इंस्टेंस है, तो आप देख सकते हो EC2 इंस्टेंस के ऊपर जो रेड वाला ये फायरवॉल है, ये सिक्योरिटी ग्रुप है। मीन्स ये EC2 के ऊपर, ये EC2 की एक रिसोर्स है, तो रिसोर्स लेवल पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप काम कर रहा है। नाउ लेट सपोज अगर आप एक ही सबनेट के अंदर बिटवीन टू EC2 इंस्टेंस अगर आप कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो बाय यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप नाउ यू कैन कंट्रोल। ठीक है। तो बेस्ट यूज केस कैसे है, जब नैकल और SG का बेस्ट यूज केस ये है कि आप दोनों को एक साथ यूज करो। मैं चाहता हूं कि कुछ पर्टिकुलर ट्रैफिक, कुछ स्पेशल ट्रैफिक अलाउड हो EC2 इंस्टेंस पे, मैं अलाउ कर दूंगा। बट मैं चाहता हूं कि वो ट्रैफिक तो है बट कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस इस EC2 को एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए मैं नैकल का यूज करके उसे डिनाई कर दूंगा। तो दिस इज द बेस्ट यूज केस। ठीक है दोस्तों, यही होता है। और अब इससे जब आप नैकल और सिक्योरिटी ग्रुप यूज करते हो, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका जो ट्रैफिक है वो टू लेवल ऑफ सिक्योरिटी से फिलहाल क्रॉस कर रहा है, एक नैकल से और सेकंड सिक्योरिटी ग्रुप से। ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको कंप्लीट नेटवर्किंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।